अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं वो है मैथ्स की 7.2 एक्सरसाइज। और इसके अंदर आपको परम्यूटेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना था जिसके मुतालिक आगे क्वेश्चंस हैं। और जो 7.2 और 7.3 जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं वो टोटली बेस करती हैं ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन। तो मैंने सोचा कि इस कॉन्सेप्ट को इस एक्सरसाइज के स्टार्ट करने से पहले इसको समझना ज़रूरी है ताकि आपको आगे कोई मसला ना हो इस एक्सरसाइज में। तो देखें, आपको जो होगा परम्यूटेशन के लिए एक एग्जांपल पहले समझनी होगी कि परम्यूटेशन होती क्या है। तो देखिए, परम्यूटेशन बेसिकली नाम है कि किसी भी चीज़ को या कोई भी थिंग्स आप ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 3 पेन्स हैं, ठीक है। आपके पास 3 पेन हैं, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये आपके पास 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3, ठीक है। आपके पेन है, अब आपने इनको इनकी जगह चेंज करके आपने जगह आप तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब है कि आप कितने ज़्यादा तरीके हैं। अगर आपने ये फाइंड करना हो कि हाउ मैनी वेज आर देयर टू रीअरेंज दीज, यानी कि इसको अगर हम ए का नाम दे दें, इसको हम बी का नाम दे दें, इसको सी का, तो यानी कि ए बी सी इनको हम कितने वेज़ में अरेंज कर सकते हैं। मुराद ये कि बी ए की जगह ले सकता है, ए बी की भी ले सकता है, ए सी की जगह भी आ सकता है, सी ए की जगह भी आ सकता है। फिर ये कि बी सी की जगह भी आ सकता है, सी बी की जगह भी आ सकता है। तो कितने तरीके हैं, हाउ मैनी वेज़। अगर आपने कैलकुलेट करने होते तो आप परम्यूटेशन की हेल्प लेते हैं। परम्यूटेशन से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कितने तरीके हैं कि ये आगे पीछे अरेंज हो सकते हैं। तो अगर आप देखें ये टोटल 3 है, तो आप या तो 3 का फैक्टोरियल ले लें या आप 3 परम्यूटेशन 3 ले लें, जो कि 6 आंसर देती है। आप कैलकुलेटर पे भी इसको फाइंड कर देखें कि क्यों हमने 3 परम्यूटेशन 3 लिया। पहले आप इसको थोड़ा सा ये समझें। टोटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और जो टेकन होते हैं नीचे वो आते हैं, ऊपर टोटल और नीचे टेकन। देखिए, टोटल 3 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने अरेंज करना है। ऊपर टोटल आते हैं जितने मर्जी हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5 भी हो सकते हैं। अगर आपके पास टोटल 5 ऑब्जेक्ट होते और आपने सिर्फ 2 को अरेंज करना होता तो आप नीचे 2 लगाते। यहाँ पे चूँकि टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और नीचे भी आपने 3 ही लगाया, क्योंकि तीनों को ही हमने आगे पीछे करके उनके अरेंजमेंट्स को चेंज करने, उनके अरेंजमेंट्स फाइंड करें। तो ये आपको एग्जांपल आई होप सो समझ आई होगी। दूसरा देखें, एक वही उसी से थोड़ी सी मिलती जुलती एग्जांपल है। आपने एक ट्रायंगल को सपोज करें, हमने नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं ऑफ द नेमिंग ट्रायंगल। मुराद ये कि यानी कि ए बी सी ये एक सिंपल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसको हमने ए इसका इस वर्टिस को नाम दिया बी और सी। अब देखें, ए जो है वो बी की जगह पे आ सकता है, बी ए की जगह पे, सी ए की जगह पे, ए सी की जगह पे, सी बी की जगह पे, बी सी की जगह पे। ये मैंने अभी तक 6 वेज आपको बताएं। तो यही 6 हैं वेज इसके, ठीक है। तो अगर देखें इससे बड़ा क्वेश्चन आ जाए या आपको और आगे आप देखेंगे क्वेश्चंस बड़े आ जाएंगे, उसको आप वैसे कैलकुलेट मैनुअली नहीं कर सकते, उसके लिए हमें परम्यूटेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसमें भी हम परम्यूटेशन की हेल्प लेंगे, क्योंकि चूँकि टोटल 3 आप इनको जो ए बी सी हैं इनको आप 3 ऑब्जेक्ट्स कंसीडर कर लें और 3 लगाएं और परम्यूटेशन 3। मतलब ये है इसका कि देयर आर टोटल ऑब्जेक्ट्स जो 3 टेकन हैं और जो हमने जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं वो भी 3 है, ठीक है। यानी कि तीनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रीअरेंजमेंट में इन्वॉल्व हैं, जब रीअरेंजमेंट होगी ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। अगर आप इसको खोलेंगे तो ये 3 परम्यूटेशन के इक्वल है और 3 परम्यूटेशन इक्वल होता है 3 to 1 के, जो कि इक्वल होता है 6 के। तो देखें ये आंसर 6 के बराबर आ रहा है, यानी कि टोटल 6 वेज हैं। अब वो 6 वेज कौन सी हैं, वो अगर मैं आपको 6 वेज बताऊं तो वो इस तरह है कि ए बी सी आ सकता है। अगर हम इस तरह देखें, ए सी भी आ सकता है, ये बुक में भी आपके लिखे हुए हैं, बी सी ए आ सकता है, बी ए सी आ सकता है, सी ए भी आ सकता है और सी बी ए। ये मैंने आपको टोटल 6 वेज बताए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें आगे हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं और आगे हम चेक करते हैं कि ये क्वेश्चंस इसके आगे किस तरह सॉल्व होते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका देना आपको ज़रूरी था ताकि आप इसके जो बेसिक है उससे आप आगाह हों, ठीक है। अब देखें इधर हमें उन्होंने आगे और भी चीज़ें दी हुई हैं जो कि आप पढ़ लीजिएगा इनको। आगे उन्होंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दिया है जो कि बहुत आसान है, उसको पढ़ें और आपको इंशाल्लाह उसकी समझ आ जाएगी। उसके बाद परम्यूटेशन की बेसिकली डेफिनेशन दी हुई है जो कि मैं यहाँ नहीं लिखता, लेकिन आप इसको पढ़ लें। तो परम्यूटेशन n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की होती है, यानी कि परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होती है।
देखें, आपने परमुटेशन n ऑब्जेक्ट्स की आप लेते हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, टोटल ऑब्जेक्ट, इसको आप टोटल भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि n जो होता है बेसिकली जो फॉर्मूला है वो परमुटेशन रिप्रेजेंट होती है, रिप्रेजेंटेड आप इसको लिखें, रिप्रेजेंटेड बाय NPR। अच्छा जी, अब आप देखें जो n है वो कहते हैं टोटल ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि परमुटेशन n ऑब्जेक्ट, n कुछ भी नंबर है, एनी नंबर 3 4 5 डिपेंड कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। देखें जो n ऑब्जेक्ट्स है वो आप ऊपर आएगा, n में मुराद ये कि जो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और r वो वाले ऑब्जेक्ट्स हैं जो टेकन है, r टेकन ऑब्जेक्ट्स। मतलब इसका ये है कि आपके पास अगर टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और आपने उनमें से 3 को अरेंज करना है, 5 बुक्स हैं और उनमें से 3 को अरेंज करना है, 5 और 3, 5 परमुटेशन 3 लेंगे, ठीक है। तो आपको एक आसान सी इधर एग्जांपल देता हूँ, इधर आपको ज़्यादा कम्प्लेक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी हम बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं इसको, तो आगे क्वेश्चन आएंगे आपका इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होगा। तो आपने बेसिकली बस ये समझना है कि अगर वो आपसे एक क्वेश्चन करता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज, find the number of ways in which 3 books can be arranged। solution पूछ रहा है कि कितने वेज हैं, फाइंड करें। बेसिकली हमने पढ़ा है कि परमुटेशन वेज फाइंड करने के इस्तेमाल होते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 बुक्स कैन बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ ऑन एनीथिंग। बेसिकली द रो उसने कहा हुआ है, अरेंज इन अ रो। अब ये इतना मैटर नहीं करता कि रो में है या किसी भी अरेंजमेंट में है, ठीक है। आपने बस फाइंड करने के 3 बुक्स हैं और उनको आपने अरेंज करना है। अब उसने ये भी नहीं कहा कि हमने टोटल 3 हैं, उनमें से आउट ऑफ 2 आप लें और एक को आप छोड़ दें, यानी कि ऐसे भी कह सकता है कि वो मैं आपको एक और उसमें आगे प्रॉब्लम देता हूँ, ठीक है, वो आप इसके बाद हम वो भी इसको भी करते हैं। पहले आप इसको समझें। देखें टोटल 3 बुक्स हैं और हमने पढ़ा है कि फॉर्मूला होता है NPR, ठीक है। देखें ये जो NPR है इसको खोलने का भी आपको तरीका बताता हूँ, वो मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए N जो है वो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपने टोटल लेने हैं, जितने भी हैं 6 7 टोटल मतलब, और R वो ऑब्जेक्ट हैं जिनकी आपने अरेंजमेंट करवानी है, जिनको आगे पीछे करानी है। ज़रूरी नहीं होता कि N और R इक्वल हो, मोस्ट ऑफ द केसेस N और R इक्वल होते हैं, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द और बाकी केसेस के अंदर आपके पास N और R इक्वल नहीं होते। ऐसा भी हो सकता है कि जो R फिर छोटा होगा, R कभी बड़ा नहीं हो सकता N से, क्योंकि R वो ऑब्जेक्ट्स की तादाद है जो आपने उनमें से जिनकी आपने अरेंजमेंट करानी है। यानी कि अगर 5 बुक्स हैं उनमें से आपने एक को फिक्स रखना है, उसकी आपने जगह तब्दील नहीं करनी, और बाकी 4 बुक्स को आप आगे पीछे कर सकते हैं। उसके लिए आप इधर 5 लेंगे और इधर 4 लेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई। अब देखें 3 बुक्स का उसने कहा है, टोटल आप 3 लगाएँ और परमुटेशन 3 करें। समझ आइए आपको इस बात की। देखिए क्यों, टोटल 3 बुक्स हैं और टेकन भी 3 लिए हैं, 3 को ही आपने आगे पीछे, तो ये बेसिकली 3 का फैक्टोरियल है और 3 का फैक्टोरियल इक्वल होता है 3 to 1 6। देयर आर टोटल नंबर ऑफ 6 वेज, ठीक है। टोटल 6 वेज हैं जिसके अंदर आप 3 बुक्स को अरेंज कर सकते हैं रो के अंदर। ओके, आगे चलते हैं। आगे मैंने आपको इसका फॉर्मूला डिस्कस करना है और उसके बाद एक प्रॉब्लम करके फिर हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखें आगे इसका फार्मूला खोलने का इन्होंने कहा हुआ है। फार्मूला ये है कि बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ये तो एक तो ये है कि NPR, ठीक है, NPR इसको आप खोलते किस तरह। देखिए N ऊपर आप N का फैक्टोरियल लेते हो, नीचे आप N - R फैक्टोरियल। देखें जब मैंने इसके फार्मूले को खोला है तो ऊपर N का फैक्टोरियल, नीचे N - R फैक्टोरियल। ये 0 भी हो सकता है, नीचे 0 का फैक्टोरियल होगा तो 1 हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें ऊपर जो है, एग्जांपल नहीं अभी इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि N ऊपर है, N टोटल ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल, और नीचे N में से -R करें, अगर 5 - 4 करें 1 आएगा, नीचे 1 फैक्टोरियल, इस तरह हो सकता है। एग्जांपल दिया मैंने, तो ये फार्मूला है। अब ये फार्मूला बना किस तरह है, ये आपको प्रूफ भी आ सकता है। प्रूफ दैट, आपका ये इंपॉर्टेंट है कि आपको अब आ सकता है फेडरल बोर्ड के हिसाब से। अगर आप देखें SLO बेस्ड जो आपके पास है, जो आपके नए जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो अब SLO बेस्ड हो रहे हैं 2 सालों से, उसके अगर हम चूँकि ये SLO बेस्ड ओरिएंटेड लेक्चर्स बना रहे हैं तो इंशाल्लाह इसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को कवर करेंगे। और इसमें ये नहीं होगा कि आपने बस कुएँ के मेंढक नहीं बनना और अपनी बुक तक खाली लिमिटेड नहीं रहना, बल्कि और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है ताकि आपका उससे माइंड खुले।
और उससे आपका माइंड जो है वो बिल्डअप हो। तो आप इस प्रूफ को हम अब करते हैं सॉल्व, ठीक है। आपकी बुक की पेज नंबर 233 पे लिखा है, ठीक है। तो देखें, वो कह रहा है एज देयर आर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टू फिल अप आर प्लेसेस। देखें टोटल एन ऑब्जेक्ट्स हैं और वो आर प्लेसेस को फिल कर सकते हैं। मतलब इसका एग्जांपल ये ले लें कि अगर टोटल 5 बुक्स हैं तो उनकी जगह 5 ही बुक्स हैं। 5 अगर आप प्लेसेस कर लें तो टोटल कितने हैं, और आर आपने उसमें से आर जो होता है वो वाला नंबर है जिसके अंदर आपने अरेंजमेंट करवानी होती है। तो अगर आप गौर से समझें तो अगर आपके पास टोटल 5 हैं और 5 एन की वैल्यू पे 5 है और आर की वैल्यू पे 5 है, तो आप देखेंगे कि जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उतनी ही उनको फिल करने के लिए जगह हैं, ठीक है। तो एन डिफरेंट वेज़ हैं फिल करने के। तो इसका अगर मैं आपको सिंपल सा बताऊं तो आपने इस तरह करना है, पहले आपने एन पी आर, खाली आपने एन पी आर लिखना है, ठीक है। मतलब एन पी आर क्या है, एन परमुटेशन आर। तो ये उन्होंने फंडामेंटल काउंटिंग से बनाया है कि जो आर प्लेसेस हैं, टोटल आर प्लेसेस हैं, ठीक है, उनको उन्होंने फिल किए एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट से। देखें आर कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी नंबर हो सकता है, आर कैन बी 3 4, लेकिन होता है एन से छोटा है, मैंने आपको बताया। अब टोटल एन ऑब्जेक्ट्स हैं वो उन्होंने आर प्लेसेस पे आने हैं, तो कितने किस तरह से कितने वेज़ में हो सकता है, तो उसको उन्होंने उसके लिए उन्होंने फैक्टोरियल का इस्तेमाल किया, ठीक है। उसके लिए उन्होंने फैक्टोरियल। अच्छा, इसमें आप एक कॉन्सेप्ट समझ लें कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने बेसिकली जितना एन और आर को जब हम इसको हमने इसकी वैल्यू के अंदर जब हमने एन पी आर फाइंड करना है, उसके लिए उन्होंने एन और आर को बराबर लिया, ठीक है। जिस तरह देखें 3 परमुटेशन अगर आप 3 लें तो उसको हम 3 फैक्टोरियल कह सकते हैं जी, कह सकते हैं, ठीक है। और फिर 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 आ रहा है। इसी तरह देखें अगर आपको मैं कहूँ कि एन पी एन कर लें, ठीक है, एन पी एन फ़र्ज़ करें और इसको हम बराबर कर दें एन फैक्टोरियल के। देखें क्यों, आर भी तो एन के इक्वल है ना। देखें सर इसको हम इस तरह लिखते हैं, आपको ये एन पी आर और फिर एन पी एन, इससे क्या साबित हो रहा है, एन पी एन से साबित हो रहा है एन और आर की वैल्यूज़ बराबर हैं। और अगर एन पी एन को देखें तो हम एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इधर यही हुआ है कि उन्होंने एक स्टेप मिस कर दिया कि आप इसको नीचे एन लिखें और फिर उसको आगे आप एन फैक्टोरियल कहें, कह दिया आपने एन फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो उसको थोड़ा सा आप करें, एन फैक्टोरियल की वैल्यू आप लिखें, ठीक है। तो जो एन फैक्टोरियल की आप लिखें तो एन एन माइनस वन, एन ये हमने पीछे भी पढ़ा है कि बेसिकली ये 3 to 1 तक जाता है। लेकिन आप अगर देखें तो यहाँ तक इन्होंने जो है एन माइनस वन, एन माइनस टू, अगर देखें एन फैक्टोरियल आप इधर मत लें, ये खाली एन पी आर ही से करें, ठीक है। तो अगर आप एन पी आर देखें तो उसकी वैल्यू बन रही है ये एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है। अब अगर आपने इस फैक्टोरियल को कंप्लीट करना है, ये वैसे आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा हम इसको डिटेल में नहीं जाते क्योंकि फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बस यही रिकमेंड करूँगा कि आप याद रखें इसको कि ये एन माइनस इसकी वैल्यू क्या है, एन माइनस वन, एन माइनस टू और एन माइनस आर प्लस वन। और आपको पता है फैक्टोरियल कंप्लीट करना है, फैक्टोरियल कंप्लीट करने के लिए आप उससे एक कम नंबर लेते हैं आखिर में। तो आप ऐसा करें कि आपको वैसे ही पता है आपको कि जो फैक्टोरियल होता है वो एंड होता है 3 to 1 पे आके, ठीक है। 3 to 1 आप नीचे लिखें और उसके नीचे आप लिख दें देखें इसको उन्होंने एन माइनस आर प्लस वन के, इससे एक कम लें, एन माइनस आर ले लें, ठीक है। एक कम ले लें ना एन माइनस आर, ठीक है। और एन माइनस आर को आपको पता है अब ये तो आगे चलता रहेगा, अगर आप इसको माइनस माइनस करते जाए माइनस वन माइनस टू, तो आपने बस अल्टीमेटली इसको 3 to 1 पे ले आना है। 3 to 1 पे ले आए, अब आपने जो चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई की उसको नीचे ही मल्टीप्लाई करना है। ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया एन माइनस आर ज़रा मल्टीप्लाई करना ज़रूरी था, एन माइनस आर और 3 to 1, क्योंकि एक कम लेते हैं ना तो उससे कम होते होते उसने आना अल्टीमेटली 3 to 1 पे ही था। अब देखें ऊपर फैक्टोरियल बन रहा है, अब मैंने जो आपको पहले कहा था ना कि ये यहाँ तक होता है 3 का एन का फैक्टोरियल, तो वो इनकम्प्लीट फैक्टोरियल था, वो उसको हमने कंप्लीट करना था, ठीक है। वो जो एन का फैक्टोरियल यहाँ तक था वो पूरा फैक्टोरियल नहीं था, वो इनकम्प्लीट था, उसको हमने कंप्लीट करने के लिए वो बनाया है फॉर्मूला। ऊपर देखें तो एन फैक्टोरियल बना और नीचे देखें तो एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये आपको बात आई होप सो कि समझ आ गई होगी, क्योंकि हम डिटेल से मैं इसका
जो वो मैंने आपको जो थी 7.1 के जो लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड करवाए हैं उसके अंदर मैंने ये डिटेल से इसको डिस्कस किया, तो इधर इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, तो आप उस लेक्चर को देख सकती हैं अगर आपको उसकी ठीक है समझने के लिए। अच्छा जी, आगे एक आपको वैसे मैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बता रहा हूँ कि इधर इन्होंने एक चीज़ कही हुई है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज टेकन ऑल एट अ टाइम। अगर देखें बड़े उन्होंने मज़े की बात की यहाँ पे, उन्होंने कहा है कि अगर आप सारे ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं एक ही जगह पे, मतलब देखें n जो होता है वो होता है टोटल ऑब्जेक्ट्स, या आप अपनी साइड पे नोट कर सकते हैं, और r आप कह सकते हैं सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को कह सकते हैं जो आपने सिलेक्ट किए हैं, या आप कह सकते हैं टेकन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब एक आपको पता होना चाहिए कि अगर n को हम r के बराबर कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, n p r n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल होता है, n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो का फैक्टोरियल आपको पता है 1 होता है, तो ये n का फैक्टोरियल आ जाएगा आंसर। मतलब इसका क्या है, देखें अगर आपके पास दोनों बराबर हो जाते हैं ना, यानी कि 3p3, तो इसको आप डायरेक्टली 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसके अंदर कोई मुज़ायका नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे अगले क्वेश्चंस में कि कहीं फैक्टोरियल का इस्तेमाल हुआ होगा, कहीं आप परमुटेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करें जब n और r बराबर हैं, जब टेकन ऑब्जेक्ट और ऑल ऑब्जेक्ट्स बराबर हैं। तो आपने इसमें घबराना नहीं है कि आप ठीक है परेशान नहीं होना कि ये फैक्टोरियल क्यों इस्तेमाल है, कि दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, इन्होंने खुद ही हमें बताया। एग्जाम्पल 1 एक करेंगे हम लोग, ठीक है। एग्ज़ाम्पल 1 हो जाएगी, और उसके बाद जो है 2 है और 3, ये तीनों हम डिस्कस कर लेते हैं सरसरी से। एग्ज़ाम्पल 1 है, अच्छा देखें उन्होंने एक हमें दी हुई है प्रॉब्लम कि हाउ मेनी डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 व्हेन नो डिजिट इज़ रिपीटेड, ठीक है। 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है, 4 डिजिट नंबर। अब हमें दिए हैं, अभी आपको इसमें क्वेश्चन से बहुत आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होगा। टोटल डिजिट ये हैं 1 2 3 4 5 6, और देखिए इंडिविजुअल है 1 2 3, टोटल कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट है, टोटल 6 हैं, बनाने 4 हैं। देखें अब अगर आपको पता है कि 4 डिजिट नंबर में कितने होते हैं, 4 डिजिट ही होते हैं ऑब्वियसली, तो टोटल कितने होंगे, टोटल 6 होंगे, टोटल 6 हैं डिजिट्स, और यूज़ कितने करने 4, यानी कि 2 आपके जो हैं वो अपनी जगह से नहीं लेंगे। अब वो 2 कोई भी हो सकते हैं, आपने अरेंजमेंट इस तरह किया है कि आपने अगर 4 डिजिट नंबर बनाने हैं तो आपको उससे ये गर्ज़ नहीं है कि आप 1 2 को फिक्स करें, 3 4 को फिक्स करें, 5 6 को फिक्स, इसमें 2 होंगे, 2 3 भी हो सकता है, 4 5, कोई भी 2 फिक्स हो सकते हैं, आपको ये नहीं पता। तो आपने इनमें से बेशक आप 1 2 को फिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ये नहीं बताना कि आपने फ़िक्स, आपने जस्ट सिंपल क्वेश्चन करना है कि आपके पास टोटल इसका आंसर ये होगा 6p4, यानी कि टोटल आपके पास 6 नंबर्स हैं, उनमें से 4 को आप यूज़ कर रहे हैं, 6 डिजिट्स हैं उनमें से 4 को यूज़ करना है, तो 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 6 4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल। तो आप देखें इसका आंसर जो है वो आएगा आपके पास 360, यानी कि टोटल आपके पास 360 डिजिट्स बन सकते हैं। इनको आप शफ़ल करें, यानी कि इनमें से 2 नंबर्स को इस्तेमाल नहीं करें, कोई भी 2 हो सकते हैं, और बाकियों को अगर इस्तेमाल करें, उनको शफ़ल करें, तो आपके पास 360 नंबर्स बनते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को समझेंगे इंशाल्लाह ये आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होंगे, और आप हर तरह का क्वेश्चन इंशाल्लाह सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, आगे हमसे एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 दी हुई है नंबर ऑफ सिग्नल्स विद 4 फ्लैग्स, ठीक है। देखें यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपको समझने वाला है। व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी यूज्ड, या बुक पे अपना इसको फुल आप इसको रीड कर सकते हैं। देखें ये जो एग्जाम्पल 2 है इसके अंदर आपसे ये पूछा हुआ है कि कितने सिग्नल्स, 4 फ्लैग्स हैं, ठीक है। अब मुराद क्या है उनकी सिग्नल्स की, सिग्नल्स ये होता है कि आपने किसी को सिग्नल देना है, आप फ्लैग से बहुत से इस तरह के आपने फ्लैग्स देखे होंगे, ठीक है। सिग्नल देने के लिए इस तरह के फ्लैग्स अमूमन इस्तेमाल होते हैं।
अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सिग्नल देखें, अगर आपने इनमें से एक फ्लैग इस्तेमाल करेंगे, टोटल जो 4 है ना, टोटल 4 फ्लैग्स हैं आपके पास। इनमें से आप एक फ्लैग से भी दे सकते हैं सिग्नल, एक फ्लैग से भी दे सकते हैं, 2 को उठा के भी सिग्नल दे सकते हैं, 3 को उठा के भी और 4 को भी। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपने या तो आपने एक इस्तेमाल करना होता, क्योंकि अगर वो कहते हैं ना एक आपने इस्तेमाल करना है तो आप कहते हैं 4.1, अगर कहते हैं 2 इस्तेमाल करने हैं तो कहते हैं 4.2। अभी यहाँ पे कोई वो नहीं उन्होंने बताई, लिमिट नहीं बताई है, कुछ ये नहीं बताया कि कितने इस्तेमाल करें। अब क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे, उन्होंने टोटल नंबर ऑफ़ वेज़ मांगे हैं, ठीक है। तो अब आप ये करेंगे, आप सारे वेज़ को ऐड करेंगे कि अगर 1 फ्लैग इस्तेमाल होगा तब, और फिर 2 इस्तेमाल होगा तब, 3 इस्तेमाल होंगे तब, और 4 सारे के सारे इस्तेमाल भी हो सकते हैं। तो आप टोटल नंबर ऑफ़ वेज़ अगर निकालेंगे तो आप इस तरह निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ वेज़, पहले आप लिखेंगे 4 परमुटेशन